हेलो बच्चों, तो अपन पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है, व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर वो न्यूमेरिकल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर अपन चालू कर रहे हैं, दैट इज गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गाउस लॉ पूरा का पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर है। जो क्वांटिटी गाउस लॉ डिफाइन करवा रहा है या समझा रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात करते हैं। बच्चों देखो, मैं एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को बोलता जो कि 11th में मतलब 11th से छोटी क्लास में पढ़ रहा होता, तो वो एरिया को स्केलर मानता। ठीक है, लेकिन एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चलता है? तो आपको याद हो 11th के अंदर हम एरिया निकालते थे किसका? किसी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते थे? तो ये अगर रेक्टेंगल है बच्चों, है ना, ये एक्स एक्सिस की तरफ है और ये वाई एक्सिस की तरफ आप मान लीजिए इसको। तो हमने बोला कि ये ए बी सी और डी ऐसा साइड माने हम। तो अब इसका अगर मेरे को एरिया निकालना होता था तो हम एरिया कैसे निकालते थे? तो हम बोलते कि ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो किससे? एडी से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, उससे हमें क्या मिलता था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता था। और आपको अगर याद हो तो ये रेक्टेंगल, अगर इसका ये साइड ए है, ये बी है, या फिर ये एल है और इसे मैं बी मानूं, तो आप क्या लिखोगे? एल बी तो लिखते थे। ठीक, अब यहां पर ये मैग्नीट्यूड है एल बी तो, और ये उसको वेक्टर फॉर्म में शो कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलता है? वेक्टर वैल्यू मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको देख करके आप मेरे को बता सकते हैं कि इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम ए बी इंटू ए डी कर रहे हैं, ए बी इंटू ए डी कर रहे हैं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए डी इंटू ए बी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना अगर हम ऐसा लिखते हैं तो। ठीक, अब ये समझो बच्चों कि यहाँ पर जब हम ए बी इंटू ए डी कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, तो फिर इसका कैसे निकालेंगे? तो हम बोलते हैं स्क्रू लॉ या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करो। तो हमने बोला कि ए बी से चलो ए डी की तरफ, ऐसा राइट हैंड बाहर की ओर जा रहा है ना? ठीक, तो ऐसा जा रहा है, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी कहां की ओर दिख रहा है? बाहर की ओर। ठीक, तो इस वाले का एरिया का जो डायरेक्शन है दैट इज दिस साइड। तो समझिएगा, इफ इट इज x, इट इज y, then it should be in z direction। तो ये बात ध्यान रखिए, एरिया शुड बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। जो सरफेस होगा ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसे करता हूं AD क्रॉस AB, AD क्रॉस AB, तो ऐसा चले, ऐसा चले तो हमारा थंब कहां की ओर गया? तो हमने बोला अंदर की ओर गया। ठीक है, तो फिर ये कैसा जा रहा है? माइनस z डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ऐसा ही जा रहा है। ठीक, लेकिन है तो परपेंडिकुलर सरफेस के। ठीक, अब यहां पर तो ये जो क्वांटिटी दैट इज 2D क्वांटिटी। ठीक है, और हमने ये समझा कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। ठीक है, 2D क्वांटिटी। लेकिन अगर इस डस्टर की तरीके से कोई 3D क्वांटिटी आ जाए तो फिर हम एरिया को कहां लेंगे? तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इनवर्ड डायरेक्शन नहीं लेते हैं। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ऑलवेज आउटवर्ड। तो देखिए, अगर ये क्यूबॉइड है, वैसे भी क्यूबॉइड ही है। ठीक, तो इस क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस हैं? तो समझिए, ये एक सामने वाला फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये पीछे फेस है, तो दो फेस इधर हो गए। एक फेस इस तरफ है, एक फेस इस तरफ है, एक इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, एक इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इस अपवर्ड डायरेक्शन का मैं एरिया वेक्टर देखूं तो इसका एरिया वेक्टर कहां की ओर काम करेगा? एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड दिस डायरेक्शन। ये फ्रंट वाला जो आपके फ्रंट में दिख रहा है आपको, इसका एरिया वेक्टर कहां की ओर काम करेगा? तो ये दैट शुड बी वर्किंग इनटू दिस डायरेक्शन। ठीक है, फिर अगर इस साइड वाले सरफेस का देखेंगे तो ये कैसा होगा? दैट शुड बी वर्किंग इनटू दिस डायरेक्शन। इसका इस तरफ, इसका मेरी तरफ, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, एरिया की डायरेक्शन कैसे लेनी है?
परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड फॉर 3D डायरेक्शन। ठीक है, तो अब समझना, अब मैं आपको दो तीन क्वांटिटीज बता देता हूं जिनका आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि वो गाउस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, जैसे गाउस लॉ के अंदर एक गाउसियन सरफेस होता है बच्चों, स्फेरिकल। स्फेरिकल सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो समझिए कि अगर मेरे को यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर देखना होता, मैं यहाँ पर कोई चीज काटता और उसका यहाँ पे एरिया वेक्टर देखना होता, तो ये यहाँ पे कैसे देख रहा होता? तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होना चाहिए। और जब आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस आते हो ना बच्चों ऐसा, तो जब आप इसे पीछे की ओर मिलाते हो, इट विल पास टू द सेंटर। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर तो ये हो नहीं रहा है, लेकिन इट शुड पास टू द सेंटर। अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया थोड़ा सा पार्ट लेता, एरिया का एलिमेंट लेता, तो हम बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर जाता हूँ तो इसे जब पीछे क्यों मिलाता हूँ, तो ये कहाँ से पास होगा? इट शुड पास टू द सेंटर। तो ये बात ध्यान में रखना, जब आप किसी स्फेयर का एरिया वेक्टर लेते हैं तो वो स्फेयर के सरफेस से तो परपेंडिकुलर होगा, और जब आप इसे पीछे की ओर ड्रॉ करोगे तो कहाँ से पास होना चाहिए? इसके सेंटर से पास होना चाहिए। चलिए, फिर सिलेंडर में कैसा होगा? तो सिलेंडर के अंदर तीन ओपन सरफेस हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, दैट इज सिलेंडर। ये जैसा ये हमारा जो मार्कर है दैट इज सिलेंडर। तो सिलेंडर में एक ऊपर सर्कल है, एक नीचे सर्कल है, और फिर ये इसका कर्व्ड एरिया है। तो ऊपर वाले सर्कल कहाँ की ओर देखेगा? तुमने बोला अपवर्ड, परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड देखेगा, है ना? तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर जाएगा? तो हमने बोला कि इसका डीएस जो है वो ऊपर की ओर देखेगा। इसका डीएस कहाँ की ओर जाएगा? तो नीचे वाले सर्कल का एरिया वेक्टर कहाँ की ओर देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है, तो इट शुड वर्क इनटू दिस डायरेक्शन। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस कैसे देखा जाएगा? तो ये थोड़ा समझो बच्चों, कर्व्ड है ना, तो कोई भी एक पॉइंट लो, उसे अपवर्ड बाहर की ओर चलो ऐसा। ठीक, तो जब आप यहाँ पर लोगे तो ये डायरेक्शन ऐसा बाहर की ओर जाएगा, आप गौर करोगे कि ये बिल्कुल ऐसा जाना चाहिए। ठीक, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लेता तो ये कैसा जाता? तो ऐसा बाहर की ओर जाता, इसको ऐसा पीछे की ओर हम मिला सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर क्यूब या फिर क्यूबॉइड के लिए कैसे देख सकते हैं? तो ये अपन ने क्यूब बना दिया, तो ये वाला सरफेस कहाँ की ओर देख रहा है? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये वाला सरफेस कहाँ की ओर देख रहा है? दिस साइड। ये वाला सरफेस इस तरफ देख रहा होगा, ये वाला सरफेस इस तरफ देख रहा होगा। ठीक है, एक ये सामने वाले सरफेस है, तो ये इट शुड लाइक दिस, और एक ये पीछे वाला जो सरफेस है, ये पीछे वाला परपेंडिकुलर एंड इनसाइड देख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से एरिया देखा जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एरिया वेक्टर कैसा लेना है आपको, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अपवर्ड। ठीक है, चलिए अब फ्लक्स देखते हैं। व्हाट इज फ्लक्स? देखिए, फ्लक्स को अगर मैं किसी क्वांटिटी से ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो मेरे को एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट मिलता है, एक रूम लीजिए। ठीक है, और इस रूम के अंदर फ्लक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम बोलते हैं कि इस रूम में कितना एयर आ सकता है, उस एयर को हम कंपेयर कराएंगे फ्लक्स से। ठीक है, तो अब एक रूम के अंदर, जिस रूम में आप बैठे हो, लेट्स सपोज कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोर हो या एक ही विंडो हो, ठीक है, और सब कुछ ब्लॉक है, एक विंडो है या एक डोर है। ठीक है, अब उसके अंदर उस रूम में कितनी एयर आ सकती है? तो वो फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ दैट डोर और एरिया ऑफ दैट विंडो। जितना ज्यादा विंडो बड़ा होगा उतनी ज्यादा एयर क्या हो सकती थी? अंदर आ सकती थी, है ना? ठीक, जितना विंडो छोटा होगा उतना एयर क्या होगा? कम आएगा। तो हमने बोला कि उसके अंदर आने वाला एयर था दैट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर विंडो और डोर। तो हमने इस चीज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंपेयर कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कुछ ऐसी ही चीज है, किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्या? तो हमने बोलता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि किसी सरफेस से पास हो सकती है। तो अब समझो कि इस सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइन कैसे पास होगी? तुमने बोला ये छोटा है, इससे कम फील्ड लाइन पास होगी। अगर यही बड़ा सरफेस होता तो इससे ज्यादा फील्ड लाइन पास होती। ठीक है, इसको कुछ ऐसा समझा हमने कि एक सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने एक सरफेस लिया, ये छोटा सरफेस है, तो इससे दो ही फील्ड लाइन पास हुई। अगर ये सरफेस थोड़ा बड़ा होता तो फिर इससे सारे फील्ड लाइन पास होते हुए दिखाई देते। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, और आपने एक और चीज पढ़ा होगा क्या भाई, कि
इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होता है, उसकी स्ट्रेंथ हाई कब होती है, जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होती है. If we increase the density of number of field lines, that shows that the electric flux, that shows that the strength of electric field is very high. ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से गुजरेंगी या फिर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पावरफुल होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ठीक है, ये आपको समझ में आता होगा ना कि कोई ऐसा बोले कि ये अपन ऐसा बनाते हैं, ठीक, ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी है. अब आपको कोई बोले कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना पार्ट लेते हैं तो इतनी फील्ड लाइन भी होती है. यहाँ पर अगर मैं इतना पार्ट लूं तो फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई. बात समझ में आई. ठीक, तो जिस जगह से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होता है. ठीक है, और हम यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेंगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा. और यहाँ पर फ्लक्स वही चीज है बच्चों, किसी सरफेस से जितनी परपेंडिकुलर फील्ड लाइन पास हो सकती है, दैट डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing perpendicularly to a surface in electric field denotes electric flux. ठीक है, तो हमने बोला कि जितनी फील्ड लाइन पास होंगी वही किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा पास होंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये हमें पता है. हमने बोला कि फ्लक्स अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी शायद ज्यादा होगा. ठीक है, चलिए एक और क्वांटिटी है जिसके ऊपर ये फ्लक्स डिपेंड करता है. किसके ऊपर, तो वो समझिए बच्चों. अब समझना, अब यहाँ पर जो डायग्राम बनने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. हम एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक ही लेना चाहते हैं. ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में हो. देखिए सबसे पहला मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उसमें ये फील्ड लाइंस ऐसे देख रही हैं, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और इसमें हमने एक एरिया, ऐसा सर्कुलर एरिया रख दिया. ठीक है, तो आप गौर करोगे एक प्लेट रख दी हमने ऐसा, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और उस प्लेट का एरिया वेक्टर देखते तो वो भी इस तरफ देखता है ना. ऐसा प्लेट अज्यूम करो यहाँ पर, और उस प्लेट से फील्ड लाइंस ऐसा पास हो रही है. ये प्लेट हाथ हो गया और इससे फील्ड लाइन ऐसा पास हो रही है. तो इसका एरिया भी कहाँ की ओर देख रहा है, तुमने बोला इस तरफ देख रहा है. ठीक, यहाँ पर तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं. द थीटा इज 0 डिग्री. ठीक, लेकिन अगर यही फील्ड ऐसा का ऐसा ही अज्यूम किया जाता, लेकिन अब सर्कुलर प्लेट को हमने एंगल दे दिया. ठीक है, उस केस में क्या हुआ, इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर देख रहा है, इस तरफ देख रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर देख रहा है, इस तरफ देख रहा है. देयर इज एन एंगल थीटा बिटवीन बोथ. ठीक, तो अब आपको क्या देखना है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस. ठीक है, तो आप क्या करो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किसकी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, या फिर एरिया वेक्टर देखो किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है, तो हमने सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा किसकी डायरेक्शन के अंदर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर, तो ये क्या होगा, कॉस का कंपोनेंट आएगा. और अगर मैं एरिया वेक्टर को देखता हूँ किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये भी कॉस का कंपोनेंट ही है. ठीक है, अब गौर करो दोनों ही केस के अंदर जब दोनों के बीच में एंगल था तो एक क्वांटिटी आ रही है. कौन सी क्वांटिटी है वो, cos theta. It means this flux is also proportional to cos theta.
ठीक है, 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 थी, तो मैं उस फॉर्मूले में अगर 0 रख देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ई डी एस। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? जब मैं ds लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं छोटे से पार्ट से पास होने वाले फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं टोटल सरफेस को कंसीडर करूं तो फिर क्या होगा बच्चों? E into s होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? es cos theta होगा if we are considering the entire surface। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आप इसे और कैसे लिख सकते थे? तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे, E is E ds cos theta। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। इंटीग्रेट कर दीजिए ना आप उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से वही आ जाएगा, ds का s हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface perpendicularly passing through a surface in an electric field denotes the electric flux। कुल मिलाकर के जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी ना बच्चों, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। कम फील्ड लाइन पास होंगी तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दिमाग में इतना रख लो। ठीक है, अब ये अगर आपको फॉर्मेट समझ में आया बच्चों, ठीक, तो मैं आपको पूछूंगा कौन सी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकता है? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, वहां पर एरिया वेक्टर भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब 0 होगा? तुमने बोला थीटा पे भी तो डिपेंड कर रहा था ना। अगर इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले ली जाए तो cos 90 बनेगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब when electric field and area vector both are perpendicular to each other, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना बच्चों, उस केस के अंदर ये बात ध्यान में रखिएगा, फ्लक्स क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिए। तो यहाँ से ये पता चला। तो अब चलिए, अब अपने फॉर्मूले को मैं तरीके से लिख देता हूँ जो आपको दिमाग में रखना है। डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या बन रहा है वो समझिए। The formula of electric flux is E S cos theta। ठीक है, अब इसे और हमने देखा तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, छोटे से पार्ट के लिए अगर मैं d फाई लिखूं तो मैं इसे ऐसा लिखता, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख सकते थे। ठीक है, अब मेरे को ये चीज देख करके बताएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। गौर क्या होगा? दो वेक्टर लग रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी दिख रही? बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर ये डॉट दिख रहा है क्या? डॉट रिप्रेजेंट्स स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो जब कोई वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगता है तो दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू जो क्वांटिटी आती है दैट इज ऑलवेज स्केलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, दूसरा इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कोई से भी फार्मूला से यूज कर सकते हैं, जैसे इससे यूज कर लो चाहे इससे यूज कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? न्यूटन पर कूलम होगा, या फिर इसका दूसरा क्या था? वोल्ट पर मीटर था। दोनों पर लिख रहे हैं यूनिट। ठीक है, फिर एरिया के लिए कितना यूज करते हैं? मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मीटर स्क्वायर से। आप इधर देखोगे cos थीटा, बच्चों cos थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इट इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। तो फिर यहाँ से क्या बन रही है इसकी पहली ऐसा यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या बनेगी? वोल्ट मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, दिमाग में रह जाएगा। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। फिर सेकंड डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा? तो फॉर्मूला पता है तो आसानी से काम हो जाएगा। तो पहले रफ काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को S से मल्टीप्लाई करना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर याद नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, F डिवाइडेड बाय मैं Q नॉट लिख देता हूं। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया? एरिया से। अरे यही तो था ना, ES या ES cos थीटा, ये तो फ्लक्स है। तो E की जगह हमने क्या लिखा? F डिवाइडेड बाय Q नॉट। S ऐसा कैसा, और cos थीटा लिखना चाहो तो लिख लो, ये तो वैसे भी डायमेंशन है।
फोर्स के लिए क्या यूज करते हो, m1 l1 t-2। चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं, a1 t1। फिर एरिया के लिए क्या यूज करते हैं, सॉरी l2। क्या हो जाएगा, देखिए m1 l3 t टू द पावर, t की पावर देखो कितना है, -3 हो जाएगा और a टू द पावर -1। डन, समझ में आया ये, दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखो दो तरीके के इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब कब या कौन से केस में इसे पॉजिटिव देखा जाता है या कौन से केस में इसे नेगेटिव देखा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये उठा लिया होगा आपने। ठीक, अब अपन देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कब पॉजिटिव देखा जाए। तो एक सिंपल सा ध्यान रखना, व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आउटवर्ड टू दिस सरफेस, है ना, बाहर निकल रहा, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। कैसे देखा जाता है आप समझिए बच्चों, मैं यहाँ पर ये समझना इस चीज को, ये क्यूब मान लीजिए, इस क्यूब से ऐसा फील्ड लाइन आ रही है और यूं पास हो रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, तो इस वाले में ये एंटर हुई और इस वाले से ये बाहर जा रही है, ठीक है, तो यहां वाले अगर फेस से देखेंगे तो इट इज आउटगोइंग और इस वाले फेस से देखेंगे तो दैट इज इनकमिंग। ठीक है, अब मैंने आपको एरिया वेक्टर समझाया था, कहां देखता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो पहले अपन इस फेस की बात करते हैं, तो हमने बोला इसका एरिया वेक्टर कहां की ओर देख रहा है, बाहर की ओर। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां की ओर देख रही है, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर वर्किंग इनटू सेम डायरेक्शन। थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे, 0 डिग्री। तो हमने बोला फॉर आउटगोइंग फ्लक्स, थीटा की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 0 डिग्री। तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, ई एस कोस 0, दैट विल बी ई एस। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन इस वाले फेस को कंसीडर करो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ऐसा आउटवर्ड। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है, फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर कोई चीज समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, तो ये एंगल कितना डिग्री बैठ रहा है, 180 डिग्री। ठीक, तो हमने बोला फॉर इनकमिंग फ्लक्स, फॉर इनकमिंग फ्लक्स क्या होगा, ई एस cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना पुट करते हो, -1, तो -1 रखोगे तो माइनस का आएगा क्या। तो ये बात ध्यान रखना, इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव बट द आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, और किसी भी सरफेस से, 3D सरफेस से टोटल लिंक फ्लक्स क्या होता है, इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स, सम ऑफ बोथ द फ्लक्स। ये बात ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रहेगा ये। चलिए, तो वापस से अपन ने आज क्या डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही समझा रहा हूं, अपन इस क्लास को आगे नहीं ज्यादा कंटिन्यू करेंगे। आप ये समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो रही होती है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ हाई है या कम है, एरिया वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर गया, एरिया के ऊपर डिपेंड कर गया, एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, उनके कोस के ऊपर। फिर कैसी क्वांटिटी बताई मैंने आपको, स्केलर क्वांटिटी बताई, उसकी यूनिट और डायमेंशन अपन ने देखी, और उसको कैसा देखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव कब देखा जाएगा, ये अपन ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन आगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, हाउ गुड डे एंड टेक केयर।